बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों का पहला मॉडल पेपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। मैंने आपके लिए एक हिंदी का मॉडल पेपर और एक जीके का मॉडल पेपर भी डाल दिया, जिसको हम प्रैक्टिस पेपर भी कह सकते हैं। वो आप जरूर जाकर देख लेना, इस चैनल पर ही उपलब्ध हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, बीएसटीसी को ही हम प्री डीएलएड एग्जाम भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए 152 से शुरू करेंगे और अपने 200 प्रश्न हैं वहां तक चलेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है, यानी कि 152 को मैं पहला प्रश्न बोलूंगा। ठीक है, चलिए आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं। 152 वाला प्रश्न कह रहा है कि आपके छात्र हैं वो विद्यालय से भाग जाते हैं, वे जाकर सिनेमा देखते हैं। आपको जब उनकी गतिविधि के बारे में पता चलता है तो एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते आप क्या करेंगे। दोस्तों शिक्षण अभिरुचि में एक फायदा है, आप इसमें से 50 में से यानी कि 50 प्रश्नों में से पूरे प्रश्न करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, किस तरह से अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें से 3 प्रश्नों के आपको यानी कि 3 ऑप्शन के तो अंक मिलते हैं। ठीक है, तीन जो ऑप्शन हैं उनके अंक मिलते हैं और एक ऑप्शन के आपको अंक नहीं मिलते। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जिसके अंक नहीं मिलते, यानी कि नकारात्मक ऑप्शन के आपको अंक नहीं मिलते और सकारात्मक ऑप्शन होता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वाले के जो ऑप्शन होता है उसके आपके अंक मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके छात्र हैं और आप पढ़ा रहे हो और वो विद्यालय से भागकर सिनेमा देखने जाते हैं, इसका अगर आपको पता चलता है तो आप क्या करोगे, एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते क्या करोगे। इस ओर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल ध्यान तो देना पड़ेगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्या होगा फायदा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। छात्रों को बुलाकर समझाएंगे, ये भी बात हो सकती है कि हम छात्रों को बुलाकर समझा सकते हैं। ठीक है, छात्रों को दूसरे दिन विद्यालय में दंड देंगे, ऐसा हो सकता है क्या, मैं छात्रों को विद्यालय में दंड दूंगा अगली बार, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, छात्रों के अभिभावकों को इसकी सूचना देंगे। तो देखिए इन 4 ऑप्शनों में से आपको सकारात्मक ऑप्शन कौन कौन से लग रहे हैं। ठीक है, इस ओर ध्यान नहीं देंगे, सबसे पहले आपको करना होगा छात्रों को बुलाकर समझाएंगे, ये राइट आंसर अपना सेकंड वाला आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका सेकंड नहीं करते हो आप और पहला करते हो, इस ओर ध्यान ही नहीं देंगे, तो इसमें तो दोस्तों आपको नेगेटिव यानी कि 1 नंबर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और ऐसा हम करना नहीं चाहेंगे, यानी कि 1 नंबर माइनस और हो जाएगा आपके। ठीक है, तो इसको करना मत। ठीक है, फिर छात्रों को दूसरे दिन विद्यालय में दंड देंगे, इसको तो करना ही मत दोस्तों। इसके आपको कितने मिलेंगे, 0 अंक मिलेंगे। ठीक है, और छात्रों के अभिभावकों को इसकी सूचना देंगे। हाँ, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो इसमें से 2 और 4 राइट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इसके ऑप्शन नंबर 2 का आपको फुल नंबर मिलेगा और ऑप्शन नंबर 4 का आपको लगभग 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह आपको अभिरुचि के प्रश्नों में आंसर देना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि आप अपने छात्रों में श्रम के महत्व को कैसे उत्पन्न करेंगे, यानी कि आप मेहनत के महत्व को अपने छात्रों में कैसे उत्पन्न करेंगे, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो किस प्रकार से करोगे दोस्तों, आप अपने छात्रों को श्रम के महत्व पर भाषण देंगे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। आप स्वयं भी छात्रों के समक्ष श्रम करके उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आप छात्रों को श्रम करने के व्यवहारिक अवसर प्रदान करेंगे, ये हम बिल्कुल आसानी से करेंगे, तो अपने छात्र श्रम के प्रति उत्पन्न कर सकते हैं अपनी मनोकामनाएं। ठीक है, आप छात्रों को श्रम संबंधित साहित्य पढ़ने को कहेंगे, बिल्कुल ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो इनमें से ये ऑप्शन नंबर 3 है वो सकारात्मक ऑप्शन है। ठीक है, चलिए मैं आपको फटाफट से इसके आंसर बताते चलूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आप सड़क पर एक सामान्य नागरिक के रूप में जा रहे हैं, आपको कहीं से कुछ शैक्षणिक बातें सुनाई पड़ती है, तो आप क्या करेंगे। यानी कि आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको कहीं से इस शिक्षा के प्रति कोई बातें सुनाई दे रही हैं, तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या करें दोस्तों, क्या आप अपने काम में व्यस्त हैं इसलिए रुकेंगे नहीं, ऐसा तो हम नहीं करेंगे दोस्तों, रुकना तो पड़ेगा हम को। ठीक है, आप वहां रुककर उन बातों को सुनेंगे, बिल्कुल ऐसा भी हम करेंगे। ठीक है, हम वहां पे रुककर उन बातों को सुनेंगे कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला कि आप वहां जाएंगे व अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे, बिल्कुल ऐसा भी हम कर सकते हैं। आप यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। ठीक है, ऐसा तो करेंगे नहीं, जरूरी इसलिए कि अपन को वो आमंत्रित करे तभी अपन को जाना हो। ठीक है, हम एक अच्छे नागरिक है, सामान्य नागरिक हैं, तो वहां रुककर हम उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, राइट आंसर सेकंड। अगला प्रश्न है कि छात्रों में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करना आप
क्यों आवश्यक मानते हैं, यानी कि छात्रों में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करना आप क्यों आवश्यक मानते हैं। तो मैं दोस्तों मैं इसको आवश्यक इसलिए मानता हूं क्योंकि संस्कार चरित्र निर्माण करते हैं, इसलिए मैं श्रेष्ठ मानता हूं। ठीक है, इसलिए मैं श्रेष्ठ मानता हूं। जिसका राइट आंसर है वो थर्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्य के प्रति एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए। यानी कि आप मास्टर हो, ठीक है, और आप भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक नेगेटिव मूल्यों के प्रति एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों अपन को क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए इसके बारे में बात करें तो आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके। यानी कि हमारे हाथ में तो जनता चलिए, हमारे हाथ में तो छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो हम उनको सुधारेंगे, वो फिर आगे चलकर आने वाली पीढ़ी को सुधारेंगे। तो इस तरह अपन भारतीय समाज को बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों से दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि आप अपने छात्रों के अंदर राष्ट्रीय एकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को महत्व देंगे। यानी कि आप अपने छात्रों के अंदर राष्ट्रीय एकता यानी कि उनको राष्ट्रीय एकता विकास करने हेतु इसमें से कौन से कार्यक्रम को महत्व देंगे। तो मैं दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा कार्यक्रम होगा, मैं राष्ट्रीय महत्व के दिवस को विद्यालय में धूमधाम से मनाऊंगा, मैं ये कार्य कर सकता हूं। ठीक है, वैसे मैं राष्ट्रीय एकता पर भाषण भी देकर ये कार्य कर सकता हूं और महान राष्ट्रीय चरित्र की जीवनी से परिचित करा भी सकता हूं। ठीक है, और छात्रों से निबंध भी लिखवा सकता हूं। ठीक है, तो ये निबंध वाला तो मेरे को जचता नहीं है, निबंध वाला तो मेरे को जचता नहीं है। ठीक है, तो इसके तो मेरे को नेगेटिव अंक मिलेंगे। तो इसके फुल में से फुल नंबर पाने के लिए मैं तीसरा ऑप्शन वाला चूज करूंगा कि राष्ट्रीय महत्व के दिवस को विद्यालय में धूमधाम से मनाऊंगा और उसके बारे में कुछ भाषण भी दूंगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगला प्रश्न है कि आजकल पाठ्यक्रम यानी होता है सिलेबस, सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे। यानी कि आजकल एक सिलेबस में क्या हो रहा है कि सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। यानी कि एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे किस प्रकार लेंगे। तो एक विद्यार्थी के रूप में दोस्तों मैं इसको लूंगा कि यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, श्रम यानी मेहनत है। ठीक है, चूंकि इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, ये ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसमें प्रवेश में कुछ नंबर मिल सकता है, ऐसा भी नहीं करूंगा। यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है, ये भी हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, सामाजिक दायित्व की भावना हो सकती है। ठीक है, इसके मेरे को 2 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फुल में से फुल तो मेरे को इसमें मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि भारतवर्ष में रहने वाली विभिन्न जनजातियों में शिक्षा का स्तर अभी भी बहुत निम्न है, निम्न यानी कम। ठीक है, इन जनजातियों के मध्य आप शिक्षा का विस्तार करने के लिए क्या सुधार देंगे। तो मैं इन जनजातियों के प्रति शिक्षा को विस्तार को सुधारने के लिए सबसे पहला कार्य करूंगा कि उनके क्षेत्र में जाकर शिक्षा ग्रहण करने हेतु उन्हें प्रेरित करूंगा। ठीक है, अगर वो समझ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझते हैं तो वापस मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा कि शिक्षा बहुत ही जरूरी है आज के युग में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा फुल में से फुल नंबर मेरे को फर्स्ट ऑप्शन में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप अपने छात्रों को कोई चलचित्र दिखाने ले जाते हैं, चलचित्र का अर्थ हम कह सकते हैं टीवी हो गया, सिनेमा हो गया। ठीक है, जिसमें प्रेत आत्माओं के संबंध में घटनाओं को चित्रित किया जाता है, यानी कि भूत वाली कोई फिल्म है। ठीक है, उसके बाद छात्र इन सबको मानने लगते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। यानी कि क्या होता है कि जैसे कंचना 2 आपने फिल्म देखी होगी, तो अगर आप अपने छात्रों को कंचना 2 फिल्म देखने के लिए ले जाते हैं और कुछ देर बाद फिल्म खत्म होने के बाद जो छात्र हैं आपके, वो छात्र हैं, वो उसको सही समझने लग जाते हैं कि सर भूत तो सच में होते हैं। आप इस तरह आप उनको कैसे समझाओगे कि भूत नहीं होते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप वैज्ञानिक आधार पर उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, उनको समझाएंगे कि देखो ये एक फिल्म है, इसको हम ऐसे नहीं ले सकते, इसका आप वैज्ञानिक तरीके से उनको विश्लेषण करेंगे कि ऐसा नहीं होता, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता। ठीक है, प्रेत आत्माएं नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो उन भूत प्रेतों से हमें बचाएगा। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आप वैज्ञानिक आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य नहीं माना जा सकता। यानी कि किसको नर्सरी की शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों बालक की देखभाल तथा उससे अच्छी आदतें हेतु प्रशिक्षित करना यह नर्सरी का उद्देश्य माना जाता है। बौद्धिक योग्यताओं हेतु उत्तम उद्दीपन व्यवस्था करना यह भी नर्सरी का उद्देश्य माना जाता है। संवेगात्मक नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन करना, यह नर्सरी के छोटे बच्चों के लिए ऐसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, इसके लिए ऐसा नहीं होता। संवेगात्मक नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन करना यह नर्सरी के बच्चों के लिए शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता। वो छोटे बच्चे हैं,
वो इसको नहीं समझ पाते। ठीक है, अगला कि सामान्य रूप से कार्य करने तथा कौशलों को सीखने की आदतों का विकास करना, यह भी नर्सरी के बच्चों के लिए फायदेमंद है। तो राइट आंसर इसका थर्ड आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमें कह रहा है कि उद्देश्य नहीं माना जा सकता, नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं माना जा सकता, तो संवेगात्मक नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन करना अपने नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य नहीं माना जा सकता। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न भी नर्सरी से संबंधित है कि नर्सरी स्कूलों के संदर्भ में जो सबसे उपयुक्त तर्क दिया जाता है वह तर्क कौन सा है। तो सबसे उपयुक्त तर्क नर्सरी की शिक्षा में तर्क, सबसे अच्छा तर्क है कि ये बालकों को विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, ये नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है सबसे अच्छा। ठीक है, हमें यानी कि नर्सरी की जो स्कूलों के संदर्भ में जो सबसे उपयुक्त तर्क है ना, वो यही है कि ये बालकों को विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्व प्राथमिक स्तर के बालक पारस्परिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं पूर्व प्राथमिक स्तर के बालक? वो पारस्परिक रूप से क्या प्रदर्शित करते हैं पूर्व प्राथमिक स्तर के बालक? दोस्तों वो अधिक स्नेह पूर्ण स्थिति में कार्य बजाय फर्स्ट तथा सेकंड दोनों की। ठीक है, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों की, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ आ जाएगा। लेकिन वो किस प्रकार से? अधिक प्रेम बजाय आक्रामक भावनाओं के। ठीक है, अधिक आक्रामक स्नेह की तुलना में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 और 2 राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करें कि ऐसा देखा जाता है कि ऐसे बालक जो या तो बहुत अधिक सामाजिक मित्रता के संबंध स्थापित करते हैं अथवा उदासीन संबंध रखते हैं, प्राय वे होते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि ऐसे बालक जो या तो बहुत अधिक सामाजिक मित्रता के संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि उनके कई सारे बायलाचारी होती है। ठीक है, और हम कई देखते हैं कि उदासीन संबंध भी रखते हैं। कई मेरे जैसे हैं जो यानी कि दोस्ती में विश्वास ही नहीं करते, यानी उनके दोस्त बिल्कुल कम होते हैं। ठीक है, यानी कि उदासीन होते हैं। ठीक है, तो उनके संबंध में प्राय होते हैं। वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं? वो दोस्तों अधिक द्वंद्वात्मक एवं प्रतिरोधात्मक प्रकृति के बालक होते हैं वो। ठीक है, वो इन चीजों में विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब कुछ अगले प्रश्नों की बात करते हैं। नर्सरी से संबंधित प्रश्न है कि नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य होता है। तो नर्सरी विद्यालयों का दोस्तों प्राथमिक उद्देश्य जहां तक देखा जाए उनका प्राथमिक उद्देश्य एक ही होता है, सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना। ठीक है, सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना। ठीक है, चलिए अगला कि शोध अध्ययनों में पाया गया है कि ऐसे बच्चे जो किडन गार्डन या नर्सरी स्कूल में प्रवेश करते हैं, किडन गार्डन को इन नर्सरी स्कूल बोलते हैं, वे उन बालकों से जो इन स्कूलों में प्रवेश ग्रहण नहीं करते होते हैं, उन बालकों से किस प्रकार से अलग होते हैं? वो दोस्तों केवल आंशिक रूप से पृथक होते हैं। आंशिक रूप से ही पृथक होते हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए 2 बच्चे मेरे पास, ए है और एक बी है, यानी कि बी वाला तो जाता है नर्सरी स्कूल में और ए वाला बिल्कुल घर पे रहता है, कुछ नहीं करता। ठीक है, तो उसमें से ए वाला अच्छा होगा, बी वाला? बिल्कुल बी वाला अच्छा होगा, क्योंकि उसको अलग अलग प्रकार से यानी कि केवल आंशिक रूप से पृथक हो। ठीक है, आंशिक रूप से पृथक है, यानी कि शिक्षा से पृथक है। वैसे तो बच्चे दोनों ही हैं, लेकिन शिक्षा के रूप में वो पृथक है, तो ज्यादा वरीयता बी वाले को दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि किडन गार्डन शिक्षा का मौलिक उद्देश्य क्या है? तो किडन गार्डन बोल लीजिए, नर्सरी स्कूल बोल लीजिए, उसका मौलिक उद्देश्य आपसे पूछ ले तो आपको एक ही आंसर बताना है, और वो है बालक के सामाजिक विकास को उत्पन्न करना। बालक के सामाजिक विकास को उत्पन्न करना, यही इसका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है कि शोध अध्ययनों के आधार पर प्रतिरोधात्मक व्यवहार को माना जाता है। यानी कि शोध अध्ययनों के आधार पर प्रतिरोधात्मक व्यवहार को हम क्या मान सकते हैं? तो शोध के आधार पर हम प्रतिरोधात्मक जो व्यवहार है उसको हम मान सकते हैं। दोस्तों क्या मान सकते हैं उसको? हम यह 3 वर्ष की अवस्था तक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, उसके बाद कम होना प्रारंभ हो जाता है, हम इसको ही प्रतिरोधात्मक व्यवहार मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि सामाजिक संदर्भों में गैंग शब्द का व्यक्त करता है। सामाजिक संदर्भों में गैंग शब्द क्या व्यक्त करता है? दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बच्चों की गैंग होती है, अपनी अपनी गैंग होती है। ठीक है, यानी कि गैंग को हम समूह भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये गैंग शब्द व्यक्त क्या करता है? तो दोस्तों ये गैंग शब्द है वो क्या व्यक्त करता है? ये अपने पुरुष बालकों के समूह को व्यक्त करता है, पुरुष बालकों के समूह को व्यक्त करता है। ठीक है, ये पुरुष बालकों के समूह को व्यक्त करता है, इसको हम गैंग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए वैसे महिलाओं के समूह को भी हम गैंग कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुरुष आएगा। ठीक है, अगला स्काउटिंग एवं गर्ल गाइडिंग जैसी संस्थाएं जिनका मूल उद्देश्य छात्रों में सामाजिक परिपक्वताओं का विकास करना है, के द्वारा सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने वाला भय बना रहता है। दोबारा प्रश्न को पढ़िए कि स्काउट एवं गर्ल जो गाइडिंग है जैसी संस्थाएं जिनका मूलभूत उद्देश्य छात्रों में सामाजिक परिपक्वताओं का विकास करना होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में कई बार लड़कियों को प्रशिक्षण देने के लिए बाहर से लोग आते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनका उद्देश्य क्या होता है? तो इसके बारे में पढ़ोगे 170 नंबर के प्रश्न में, उसके बारे में बताना है। क्यों? क्योंकि पर्याप्त लड़के लड़कियों की भर्ती का, ठीक है, पर्याप्त लड़के लड़कियों की भर्ती का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, यानी कि लड़कियां लड़कों से पीछे ना रहें इसलिए।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि शिक्षक को अपने कक्षा के एक बालक अपराधी बालक के व्यवहार में सुधार लाना है तो उसे क्या करना होगा। यानी कि कोई मास्टर है और उसका कोई बालक है वो अपराधी बालक है, बिल्कुल की उधम तोड़फोड़ करता रहता है, तो उसको सुधारने के लिए उसको क्या करना होगा शिक्षक को। तो उसको सुधारने के लिए ऐसे बालकों को बाल अपराध करने से पूर्व ही चयन वर्गीकरण तथा उपयुक्त उपचार आशय यह है कि रोकथाम करना होगा उसको, ठीक है। यानी कि वो और ज्यादा उधम ना करे, उसके लिए उसे रोकना होगा, ठीक है। यही उपचार से ही श्रेष्ठ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं अप्रभावी बाल अपराध का उपचार है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं अप्रभावी बाल अपराधिक का जो अपराधिक है उसका उपचार क्या है। तो इसका जो सर्वाधिक उपचार है ना वो यही है कि छात्रों पर कठोर आर्थिक दंड तथा शारीरिक दंड लागू करना इसका क्या है, इसका आपराधिक उपचार है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो बालकों की नकल करने की प्रवृत्ति का पोषक कहा जा सकता है। यानी कि ऐसा कौन सा कारक है जो बालकों की नकल करने की प्रवृत्ति का पोषक कहा जाता है। यानी बालक नकल क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि छात्रों में परीक्षा के संदर्भ में ईमानदारी के गुणों का अल्प विकास होना। यानी कि उनको पता नहीं होता कि ईमानदारी क्या होती है, उनको तो बस टीपड़े से काम होता है, कैसे भी करके हमारे पूरे प्रश्न सही होता है, ईमानदारी गई भाड़ में। बस इसका जो सही विकल्प है वो यही है कि छात्रों में परीक्षा के संदर्भ में ईमानदारी गुणों का अल्प विकास होना, ठीक है। उनको टीचर ने बताया नहीं होता कि आपको सबसे पहले बच्चों को बताना होगा कि ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, तो इसलिए आप टीपना छोड़ दें, ठीक है। ऐसा उनको समझाना होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि हाई स्कूल तक के छात्रों हेतु एकीकृत सामाजिक विज्ञान संबंधी विषयों की शिक्षा प्रदान करने से लाभ प्राप्त होता है। वह इस प्रकार है, यानी कि हम उच्च वाले जो बड़े बालक होते हैं उनको सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षा प्रदान करते हैं वो लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार है कि किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है उनको, तो उनको दोस्तों उपयुक्त लक्ष्यों को एकीकृत रूप से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उनको लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए छोटा सा ऑप्शन है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है कि आजकल कॉलेजों में रैगिंग का पर्याप्त प्रचलन है। यद्यपि कॉलेज प्रशासन इसे रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाते हैं, किंतु छात्र जो रैगिंग कर रहे हैं उनका तर्क होता है कि यह एक है। तो रैगिंग करना दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं गलत ही है, लेकिन इसका जो एक तर्क क्या है, तो इसके लिए अतिरिक्त सम्मान ग्रहण करने की प्रक्रिया मात्र है, ठीक है। यही इसका तर्क है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनियात्मक सांकेतिक भाषा का प्रयोग संप्रेषण हेतु प्राय किया जाता है। इसके अंतर्गत सीटी, ठीक है, या विशेष ध्वनि या साउंड का उपयोग किया जाता है। आज भी इन संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो आज भी इन संकेतों का जो उपयोग है दोस्तों हम कर सकते हैं कहां पे, तो इसमें ऑप्शन आपको बताना है किसमें कर सकते हैं। तो आज भी हम जो इन संकेतों का उपयोग है दोस्तों सार्वजनिक स्थानों पर करते हैं, ठीक है, सीटी या साउंड का। चलिए अगला कि विभिन्न प्रकार की दृश्य और श्रव्य सामग्री को वर्गीकृत किया गया है। दृश्य मतलब देखना और श्रव्य मतलब सुनना। इन सामग्री को वर्गीकृत किया गया है। किसमें वर्गीकृत किया गया है, इसको मुख संप्रेषण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। चलिए अगला कि त्रिआयामी वस्तुओं 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्टिव को संप्रेषण का प्रभावी माध्यम माना जाता है। इसके प्रमुख कारण क्या है, तो त्रिआयामी वस्तुओं को संप्रेषण का प्रभावी माध्यम माना जाता है। इसके प्रमुख कारण की अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका प्रमुख कारण यह है कि ये वस्तु विशेष का वास्तविक रूप मॉड्यूल प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रमुख प्रकार होते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इसके प्रमुख प्रकार दोस्तों हो सकते हैं कौन कौन से, व्यक्ति से संप्रेषण, ठीक है, व्यक्ति का व्यक्ति से संप्रेषण, ये इसका प्रमुख प्रकार होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि व्यक्ति तथा एक छोटे समूह में संप्रेषण की संभावना तभी होती है जबकि उन दोनों के निम्नलिखित गुणों में एक रूपता हो। तो व्यक्ति तथा एक छोटे समूह में संप्रेषण की संभावना तभी होती है जब उन दोनों के गुणों में क्या हो, एक रूपता हो। क्या उद्देश्य से हो, स्तर से हो, या फिर प्रेरणाओं में हो। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो उद्देश्य में क्या होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्राय आप लोग शिक्षण व्यवसाय से संबंध होने का कारण बताते हैं। यानी कि आप लोग शिक्षण व्यवसाय से संबंध होने का कारण क्या बताओगे, तो इसके लिए मैं आर्थिक गारंटी दूंगा। क्या दूंगा, आर्थिक गारंटी।
अगला प्रश्न दोस्तों कि कक्षा में मानसिक पर्यावरण की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया जाता है। तो कक्षा में मानसिक पर्यावरण की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया जाता है, वो किस प्रकार किया जाता है? छात्रों में बहुवर्गीय व्यक्तित्व के विकास हेतु किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है कि यदि आप अपने को शिक्षण व्यवसाय हेतु कटिबद्ध मानते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र आपके जीवन दर्शन को प्रभावित करता है, प्रतीत होता है? तो इसमें दोस्तों सूत्र दोस्तों कौन सा होगा अपने लिए लाभप्रद? तो इसका जो सूत्र होगा वो कौन सा होगा इसमें कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा, पहले स्वयं को बूझो फिर कार्य करो। यानी कि जैसे कि होता है ना कि पहले सुनो सबकी करो मन की। ठीक है, तो राइट आंसर भी 3 हो जाएगा। अगला शिक्षण व्यवसाय हेतु प्रवेश तैयारी में आपको ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण व्यवसाय हेतु प्रवेश तैयारी में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें प्रवेश हेतु दोस्तों मुझे ध्यान रखना होगा कि सामाजिक सम्मान में प्रशंसा को ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न है कि यदि आप एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के लिए योग्य सम्मान की भावना रखते हैं तो आपके विचार में इसकी अनुभूति का कारण क्या है? तो मेरे विचार में इसकी अनुभूति का कारण एक ही है, वो है आपकी प्रौढ़ता। ठीक है, चलिए अगले की प्राय ऐसी व्यवस्था है कि स्कूलों में पाठ्यांतर क्रियाकलापों की जिम्मेदारी उन शिक्षकों पर आ पड़ती है जो कि क्या है, केवल एक शिक्षक समूह को जो प्राचार्य का घनिष्ठ होता है उनको ही आ पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राय माता पिता अपने बालकों के शिक्षकों से अन्य बातों की अपेक्षा जो सर्वोच्च प्रतीक्षा रखते हैं वह है। यानी कि प्राय माता पिता अपने बालकों के शिक्षकों से अन्य बातों की अपेक्षा जो सर्वोच्च प्रतीक्षा रखते हैं वह क्या? यानी कि बालकों के जो माता पिता है वो शिक्षकों से क्या भावना रखते हैं, उस भावना के बारे में अपन को बताना होगा। तो वो रखते हैं कि उनके शिक्षक निष्पक्ष एवं योग्य हो। ठीक है, उनके जो शिक्षक है, उनके जो मास्टर हैं बच्चों के, वो बहुत बढ़िया हो, योग्य हो, निष्पक्ष हो। ठीक है, वो किसी के पक्ष में ना आए, किसी के दाब दोष में ना रहे, ऐसे में वो विश्वास रखते हैं। ठीक है, सभी बच्चों के माता पिता ऐसे ही सोचते हैं। अगला है कि आज एक शिक्षक से जिस न्यूनतम दायित्व की अपेक्षा की जाती है वह है। यानी कि आज के समय में एक शिक्षक से जिस न्यूनतम आज के समय में एक शिक्षक से कौन से दायित्व की अपेक्षा की जाती है? तो आज के समय में शिक्षक से एक दायित्व की अपेक्षा की जाती है, वो है वह सर्वज्ञानी हो। ठीक है, वह सर्वज्ञानी हो। ऐसा तो संभव हो नहीं सकता। ठीक है, सर्वज्ञानी तो आजकल कोई नहीं होता। ठीक है, आजकल क्या पहले भी नहीं होते। तो सर्वज्ञानी किसके पास होता है? सर्व संपूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं होता भाई। ठीक है, लेकिन ऐसा सोचते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस कथन की प्रत्यक्षा आप अपने शिक्षकों से नहीं करते? यानी कि आप इसमें से कौन सा वो है कथन है जिसकी अपेक्षा आप अपने शिक्षकों से नहीं करते कि ऐसा हमारा शिक्षक नहीं होना चाहिए? तो इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए कि उपयुक्त में से कोई सत्य प्रतीत नहीं होता? ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। जिस पढ़ते हैं कि शिक्षक जनसेवी कार्यों में सहभागिता करे तथा स्कूल के दायित्वों को बलिदान करे, ऐसा तो हम चाहते नहीं है। ठीक है, शिक्षक शिक्षण त्याग कर छात्रों की समस्याओं का निपटारा करे, ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि शिक्षक को शिक्षण व्यवसाय करना ही करना है। ठीक है, छात्रों की कक्षा में उपस्थित तथा अन्य अभिलेखों में सुरक्षित रखे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न है कि यदि आप अपने नवीन सत्र में आने वाले नई कक्षा के छात्रों के सुरुचिपूर्ण संबंध स्थापित करने में रुचि रखते हैं तो आप क्या करेंगे? यानी कि आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? नए जो स्टूडेंट आएंगे, बच्चे आएंगे, तो उनके लिए आप किस प्रकार से संबंध स्थापित करोगे, इसके बारे में अपन को बताना है। तो मैं छात्रों के मार्गदर्शन में मित्रवत व्यवहार का अनुसरण करूंगा। ठीक है, चलिए अगला कि विद्यालय में जो अनुशासन संबंधी नियम बनाए जाते हैं वे लागू होते हैं। वे किस प्रकार से लागू होते हैं? वे दोस्तों सभी छात्रों पर लागू होते हैं, ना कि एक छात्र पर, सभी छात्रों पर लागू होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक विद्यालय का प्रमुख कार्य होता है कि वे अपने छात्रों को नेतृत्व कला में भली भांति प्रशिक्षित करें ताकि विद्यार्थी क्या हो सके, छात्र भविष्य में अपने संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को भली भांति समझ सके तथा संभव हो सके तो लोकतांत्रिक नेतृत्व प्रदान करें। ठीक है, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला कॉलेज का नेता होता है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखते हैं अपन। ठीक है, यानी कि पुलिस की दृष्टिकोण से देखें तो कॉलेज का नेता होता है, तो कॉलेज का नेता प्राचार्य होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि नेता अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए प्राय निम्नलिखित में से उपाय भी करते हैं। कौन सा उपाय करते हैं? वो करते हैं कि धन एकत्रित करना ताकि आर्थिक सुरक्षा तथा सामाजिक प्रशंसा प्राप्त हो सके, तो धन एकत्रित ज्यादा करते हैं नेता लोग। ठीक है, अगला कि प्राय ऐसा माना जाता है कि आधुनिक युग प्रचार प्रसार का युग है, अतः जनमत तैयार करने के लिए नेता प्राय निम्नलिखित में से कार्य
करते प्रतीत होते हैं। तो कौन सा कार्य नेता सबसे ज्यादा करते हैं? वो है लंबे चौड़े आश्वासन तथा जनता से वादे करते हैं, भाई ऐसा कर देंगे, फलाना कर देंगे, वैसा कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा फेंकालोजी ज्यादा करते हैं आजकल के नेता, मैं तो साफ करता हूं भाई, ठीक है, आपको पता ही ये बात है। तो अगला, ये नेतृत्व विरोधी लक्षणों की जो सूची बोगार्सन ने अपने एक कॉलेज विद्यार्थियों के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की थी, वह कौन सी है? तो बोगार्सन ने दोस्तों एक अपने कॉलेज विद्यार्थियों के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की थी, और वो मैं आपको नेतृत्व विरोधी लक्षणों की सूची बताने वाला हूं। तो इसमें से कौन सी है? वो है अहंकार, बुद्धिहीनता तथा स्थिरता। ये अपने बोगार्ड ने एक कॉलेज विद्यार्थियों के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की थी। बोगार्ड एक क्या था? मनोवैज्ञानिक था। अगला, कोफिन के अनुसार नेतृत्व के प्राथमिक लक्षण है। तो कोफिन भी एक क्या है? कोफिन भी अपने मनोवैज्ञानिक है। वो कहता है कि नेतृत्व के प्राथमिक लक्षण कौन से हो सकते हैं? तो नेतृत्व के प्राथमिक लक्षण उच्च मानसिक योग्यता, उत्तरदायित्व तथा व्याकुल न होने की क्षमता ही क्या होते हैं? उसके नेतृत्व होते हैं, ठीक है, नेतृत्व के प्राथमिक लक्षण होते हैं। अगला है कि प्रसिद्ध समाज मनोवैज्ञानिक टिड के नेतृत्व को चिन्हित कीजिए। तो टिड एक क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है, उसके नेतृत्व को चिन्हित करें, टिड के नेतृत्व को चिन्हित करें। तो उसमें है स्नायुविक एवं शारीरिक शक्तियां, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक नेता अपने समूह पर प्रभुत्व स्थापना के भरपूर प्रयोग करता है क्योंकि इसके सहारे वह नेता बना रह सकता है। ये प्रभुत्व स्थापना संबंधी विधियां हो सकती हैं। तो ये विधियां दोस्तों एक ही हो सकती है, और वो है निरोधात्मक प्रवृत्तियां, ठीक है। और लास्ट प्रश्न आज किस क्लास का, इस वीडियो का दोस्तों, वो है कि जब एक नेता निरोधात्मक प्रतिविधियों को अपनी प्रभुत्व स्थापना हेतु अस्त्र बना लेता है, तो वह लोकतांत्रिक परिस्थितियों के बावजूद भी निम्नलिखित उपायों को लागू करने का भरसक प्रयास करता है। यानी कि जब एक नेता निरोधात्मक प्रतिविधियों को अपनी प्रभुत्व स्थापना हेतु अस्त्र बना लेता है, तो वह लोकतांत्रिक परिस्थितियों के बावजूद भी निम्नलिखित उपायों को लागू करने का भरसक प्रयास करता है, और वो कौन से हैं? वो है समूह में अंतरिम तनाव, ठीक है। तो ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित थे। आशा करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार लगी होगी। अगर आपको समझ में आया तो लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो